मेरे साथियों नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने क्या हैं उपस्थित हैं। तो सभी लोग जान लीजिए, यहाँ पर आपका हिंदी का जो पेपर है अंतिम चरण में चल रहा है और अब आप लोग क्या होगा, तैयार हो जाइए उस रण विजय के लिए जिसके लिए आपने एक साल तैयारी की है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 302 सीटी की बात करेंगे। हम मॉडल पेपर को सॉल्व करवाएं क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो आपको पेपर न सही नहीं होता। आपने बहुत पढ़ा, रिवीजन कर लीजिए, यहाँ पर आपको 100% नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और जो बच्चे नए हैं ना, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। और आप अपने आप को तैयार रखिए। ठीक है ना। हम तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए। हिंदी का नहीं, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, रात दिन पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए। ठीक है ना। चलिए, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक 100 नंबर का आपका होगा। ठीक है ना। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। खंड क की बात करेंगे। खंड क में देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिक्षा का उद्देश्य किसका? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन है? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां। कौन है? ईसा अल्लाह खां। ठीक है ना। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास हैं। कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी आपकी छायावादी युग की रचना है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि कौन है? तो शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है। हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता था? रीति काल को क्या कहा जाता है? श्रृंगार काल कहा जाता है। मोहन राकेश रचनाकार हैं किसके? शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर दे रखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं को पृथ्वी से गर्भ से पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के से संवारे जाने का अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनपढ़ नग बिंद नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलचिलाते रहते हैं। उनको सब चतुर कारीगर पहल दार कटाव पर लाते हैं। सब तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। तो कहीं पर आपको दिख जाए, शुरू में क्या दिख जाए? धरती माता, और लास्ट में क्या दिख जाए? अनमोल हो जाते हैं। तो ये आपका किस चैप्टर का है मैं आपको बता दूं थोड़ा। तो ये आपका राष्ट्र का स्वरूप है और ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या दे रखा है, इसमें प्रश्न भी आपको दे रखे हैं। तो प्रश्न आपको देखिए क्या दे रखे हैं, प्रश्न आपको दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? तो अमूल्य निधियां लेखक के अनुसार जो हमारी धरती के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हैं। ठीक है ना। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पृथ्वी अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने अंदर धारण की हुई है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो पृथ्वी की देह की बात करेंगे तो यहाँ पर किसने सजाया है? तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियों और साथ ही साथ नदियों के साथ बहाकर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी और धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी वस्तुएं धरती को सजाया और संवारा है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। लेखक कहते हैं जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर, क्या? कुशल कारीगर, ठीक है ना, काटकर उनमें विभिन्न प्रकार के उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं तो उनका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा गढ़ता है। इस सौंदर्य के कारण वह अनपढ़ पत्थर
बहुमूल्य बन जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब पद्यांश की बात करेंगे। नीले फूल कलम दल सी गात श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी कली अलख मुख की कांति को बढ़ाती, सवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, साले साला सकल व है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और दोनों कंधे वृषभ स्वर के हैं तो भले सजीले ही हैं, लंबी बाहें कलम कर की शक्ति से पेटिका है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग जो मेरे प्यारे भाई लोग हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो शक्ति की पेटिका है तो ध्यान आप देखिएगा। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? राधा से कृष्ण को पहचानने का, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो राधा पवन से कहती हैं, हे पवन, कृष्ण सांवले रंग के हैं और वे अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं, उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनसे उनके मुंह की शोभा में वृद्धि करती हैं, ये सभी गुण आपको कृष्ण की ओर से आकर्षित करेगा। ठीक है ना। अगला देखिए, अलग तथा सकल शब्द का अर्थ आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अलग का अर्थ निराकार से है और सकल का अर्थ समस्त या कुल से होता है। ठीक, अगला देखिए, कलम करसी में कौन सा अलंकार है? तो कमल करसी में उपमा अलंकार है आपका रेखांकित, इसकी भावार्थ आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, राधिका कहती हैं कि हे पवन, हे पवन, क्या कहती हैं कि हे पवन, यहाँ पर हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं, उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाठ का शीर्षक और कवि का नाम आपको लिखना है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा पवन दूतिका से ली गई हैं। ठीक है ना। चलिए, अब लेखक का परिचय मैंने आपको बताया था कि लेखक का परिचय आपको कैसे करना है। तो लेखक का परिचय ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लेखक का परिचय आपको करना है। तो लेखक का परिचय जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये तीन आपके लेखक हैं। तो तीनों का आपको करना है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके पिता उच्च कोट के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बरसिया के मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया। वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1940 से वर्ष 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया और 19 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परलोकवासी हो गए। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं निम्नलिखित हैं। पहला अशोक के फूल, दूसरा कल्पलता, तीसरा विचार वितर्क और प्रवाह। ठीक है ना, ये आपका हो जाए। कुटजा भी इनकी रचना है। तो उपन्यास की बात करेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, अन्य समचित्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, ठीक है ना, कबीर नाथ संप्रदाय, मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्य सहचर, सहज साधना। ठीक है ना। साहित्यिक परिचय की बात करेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृत में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महान निबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत साहित्य का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। कबीर, सूर तथा तुलसी भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणा की। उनके धर्मोत्थान मत मतांतरों के साहित्य का आपने गंभीर मनन और चिंतन किया था। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए
और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में को झांसी में हुआ। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त को हिंदी साहित्य के विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर में हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्ता जी का देहावसान हो गया। ठीक है ना। साहित्यिक परिचय की बात करेंगे, 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग के बाद जयद्रथ वध, वज्र व्रजांगना का अनुवाद किया। ठीक है ना। कृतियाँ की बात करेंगे, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं निम्नलिखित प्रकार की हैं। महाकाव्य, साकेत, इनके साकेत और यशोधरा हैं। खंड काव्य की बात करेंगे, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्ध्य, अजीत, अर्जन और विसर्जन, पृथ्वीपुत्र, शकुंतला, विश्ववेदना, दिवोदास, काम्बा और करबला भूमि भाग। ठीक है ना। नाटक की बात करेंगे, रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, बिरहणी, बैतालिक, हिंदू, चंद्रहास। अनूदित रचनाएं की बात करेंगे, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृद्ध संहार आदि। ठीक है ना। बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य का प्रकाश डालिए। तो बहादुर कहानी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर का एक आत्म कथात्मक है, जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों के द्वारा किया जाता है। अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। इसमें समाज में उच्च वर्गीय परिवार का निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उच्च नीच की भेद का कारण उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन और दिखावे के शान शौकत में विश्वास करता है, परंतु एक निम्न और गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। लेकिन निम्न वर्ग की वास्तविकता का परिचय दिया है, इसके प्रति सहानुभूति प्रस्तुत किया। बहादुर स्नेह और मानवीय अभूतपूर्व का भूखा है। उसमें सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। मालिक और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा तिरस्कार किए जाने और विश्वास न करने पर जब वह छोड़कर चला जाता है तो सभी अपनी भूल स्वीकार करते हैं और अपने किए गए पश्चाताप करते हैं। लेखक का उद्देश्य अमीर और गरीब वर्ग के भेद को मिटाना है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है। ठीक। उसके बाद आपका आता है क्या, आता है आपका संस्कृत को आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट करने का प्रयास करिएगा और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप सभी लोग, इसको कर लीजिए पहले। ठीक है ना। और इसको भी कर लीजिए। ठीक। तो ये आप स्क्रीनशॉट करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए क्या है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद आपको करना है। न चौरहार्य न राजहार्य न भातृभाज न भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नृत्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। संदर्भ की बात करेंगे, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है। अनुवाद की बात करेंगे, विद्या रूपी धन अन्य सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर इसे चुरा सकता है और न ही राजा इसे छीन सकता है, न भाई इसे बांट सकता है और न ही यह बोझ बनता है, क्योंकि इसके नृत्य व्यय करने पर भी निरंतर वृद्धि होती है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित मुहावरों में लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको बताना है। अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना, आम के आम गुठलियों के दाम, चोर की दाढ़ी में तिनका। ध्यान दीजिएगा, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग, आज कल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी हानि पहुंचाते हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग की बात करेंगे, जब से रमेश की शहर में नौकरी लगी वो ईद का चांद हो गया है। ठीक। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ प्राप्त होना। वाक्य प्रयोग, पुरानी पुस्तकें पढ़कर रामू ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली और उसके बाद पुस्तकें आधे दामों में बेच दी, इसे कहते हैं आम के दाम गुठलियों के दाम। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी का व्यवहार ही दोष प्रकट करता है। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। वाक्य प्रयोग की बात करेंगे, जब चोरी की घटना के लिए अपराधी की शिनाख्त हो रही थी तो अभियुक्त राजेश बिना पूछे ही बोलने लगा, मैं तो वहाँ था ही नहीं, सच ही चोर की दाढ़ी में तिनका है। ठीक है ना। पठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अपेक्षा उपेक्षा,
तो अपेक्षा का मतलब क्या है, तुलना में और अवहेलना, ठीक है ना। अनल अनिल का मतलब अग्नि और वायु होता है आपका, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का अर्थ लिखना आपको। कनक का धतूरा और सोना, कर का टैक्स और किरण, अंबर का आकाश और वस्त्र, ठीक है ना। ये आपको लिखना है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करना आपको। जिनकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे हम क्या कहेंगे, महत्वाकांक्षी कहेंगे। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं, ठीक है ना। और निम्नलिखित में से जो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, कवित्री, ठीक है ना। ऐसे लिखा जाए, कवित्री नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा, कवित्री, ठीक, ऐसे आपको लिखा जाएगा, ठीक। परमात्मा के अनेकों नाम है, तो परमात्मा के अनेक नाम है। एक फूल की माला लाओ, तो यानी फूल की एक माला लाओ, ठीक। कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। वीर रस अथवा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण दीजिए। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि में वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति हो तो वहाँ वीर रस होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस की दशा को प्राप्त करता है। तो ध्यान दीजिएगा, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है ना। उत्साह हो रहा है इसमें। श्रृंगार रस की बात करेंगे, जिस काव्य का कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय से मन में स्थायी भाव रति के जायज होने का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक। कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित चौपाई, पीठ दिए निर्धरक लखै इकटक दीख लगाई, ठीक है ना। अनुप्रास तथा उपरेक्षा अलंकार की बात करेंगे। अनुप्रास अलंकार किसी का जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, क्या हो, बार बार हो, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो जैसे तरन तंजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त तक की आवृत्ति बहुत बार हुई है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु आदि उत्प्रेक्षा वाचक शब्द हैं। और उदाहरण तौर पर सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, ठीक है ना। चौपाई अथवा दोहा की बात करेंगे। छंद का लक्षण उदाहरण और लिखना है आपको। चौपाई का एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण के तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगण एवं तगड़ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक को उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अथवा दोहा की बात करेंगे। दो का धोखा कहने की बात ध्यान दीजिएगा। 13 और 11 मात्राएं होती हैं। अर्धसम मात्रिक छम होता है। काव्य के जिस छंद में प्रथम और तृतीय में विषम चरणों में 13-13 एवं द्वितीय चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं उसे लघु, इसके अंत में लघु और गुरु होता है। यह दोहा छंद है, ठीक है ना। जैसे लजत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिंह रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु भरे भगत सच्चिदानंदो, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। अपने उप जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव में जहां तहां ढेर लगे हुए कूड़े कचरे की सफाई के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेशित करने का निवेदन किया गया हो। आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान उप जिला अधिकारी नगर पालिका वाराणसी। लिखेंगे विषय आशापुर मोहल्ले की गंदगी के निस्तारण के संबंध में प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। महोदय, निवेदन है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आशापुर मोहल्ले में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस बस्ती में बसे हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर पिछड़े हुए ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूटी फूटी हुई, और जहां वर्षा समय जल भराव के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं रहती हैं। इसके अतिरिक्त जहां तहां ढेरों कूड़े कचड़े का ढेर लगा हुआ है। इन सब कारणों से आशापुर मोहल्ले में दुर्गंध एवं मच्छरों का साम्राज्य स्थापित हो। आपसे निवेदन है कि कृपया इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें, अन्यथा ये कारण भविष्य में तरह तरह के रोगों की महामारी का रूप धारण कर सकती है, ठीक है। लिखेंगे दिनांक भवदीय आशापुर वाराणसी। आगे देखें, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अग्रणी भाषा शैली पर निबंध आपको लिखना है। शिक्षित युवा वर्ग पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, वर्षा ऋतु महत्व पर, छात्र अनुशासन पर और विज्ञान वरदान पर, ठीक है। ये आपको लिख लेना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है।
इसका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये आप कर लीजिए। और ये भी आप कर लीजिए, जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो बेरोजगारी कारण हमारे देश में बेरोजगारी अनेक कारण है, इससे कुछ कारणों में से उल्लेख कीजिए। जैसे जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी प्रमुख कारण है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, विगत वर्षों दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.63% की वृद्धि हो जाती है, जबकि इस दर में बेकार हो रहे व्यक्तियों के लिए हमारे देश में बेरोजगार की व्यवस्था नहीं है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है, इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फलतः यहाँ के स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले छात्र दफ्तर के लिपिक ही बन पाते हैं, वे निजी उद्योग धंधे स्थापित करने योग्य ही बन पाते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीति के कारण देश में कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो गया। फलस्वरूप अनेक कारीगर बेकार हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कुटीर उद्योगों में विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, अतः बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि होती गई। औद्योगिकरण का संधि प्रक्रिया की बात करेंगे आपको अगर लेना है, ठीक है ना। और इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। और इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत लंबा है। तो औद्योगिकरण करेंगे, सरकारी खेती करेंगे, सहकारी खेती उपसंहार में क्या लिखेंगे। अंततः निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षित युवा वर्ग में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। सरकार को इस मामले को अति गंभीर होकर विचार करना चाहिए और इस पर अति संवेदनशील होकर जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये आपके लिए हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।